नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा विषय है परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम रक्ताभिसरण संस्थान भी कहते हैं। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से हृदय के संदर्भ में। हृदय के साथ धमनियों की चर्चा करेंगे, शाखाओं की चर्चा करेंगे, शिराओं की चर्चा करेंगे और इसके बाद अन्य प्राणियों की वाहिका तंत्र की बात करेंगे। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र होता क्या है? यह बहुत से अंगों का एक समूह है, समुच्चय है, जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करता है, यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है। शरीर का तापमान एवं पीएच बैलेंस कंट्रोल रखा बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघट्य जैसे हार्मोन्स, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अवशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही परिवहन के रूप में शरीर में संचालित या संवाहित किए जाते हैं। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मान लेते हैं, जबकि अन्य लोग लसिका तंत्र को भी इसके अंतर्गत हम देखते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुकीय प्राणियों के परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र है। इसका मतलब है कि रक्त कभी भी धमनियों, शिराओं एवं कोशिकाओं के जाल से बाहर नहीं जाता। अकशेरुकों के परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र हैं। बहुत से तुच्छ प्रिमिटिव एनिमल्स में परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं है, किंतु सभी प्राणियों का लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। वाहिका तंत्र हृदय, धमनियों तथा शिराओं के समूह का नाम है। धमनियों और शिराओं के बीच कोशिकाओं का विस्तृत समूह भी इसी तंत्र के अंतर्गत आता है। तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे शरीर में पोषण का कार्य अच्छी ढंग से हो सके और संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन इत्यादि प्राप्त हो सके। हम जब पोषण की या परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो इसमें हृदय का बहुत महत्वपूर्ण रूप सामने आता है, क्योंकि हृदय के माध्यम से ही आप देखें कि रक्त के जो प्रवाह की क्रिया है या जो रक्त का जो फ्लो है, ब्लड का जो मूवमेंट है, वो हृदय के रूप में ही सामने आती है। हृदय को हम इस प्रकार देखें एक चित्र के माध्यम से, तो हृदय में 4 सेक्शन हैं, चैम्बर्स हैं। 2 चैम्बर्स ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर्स नीचे होते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे तमाम रूप से। तो चित्र के माध्यम से देखें आप कि ऊपर के 2 चैम्बर्स जो हैं उनको हम आलिंद कहते हैं और नीचे के जो चैम्बर्स हैं उनको हम रिले कहते हैं। तो इनको हम अगर अंग्रेजी में बात करें तो वेंट्रिकल और एट्रियम जो है, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से हम देखें एक जगह ब्लू आकार का नीला आकार है, एक तरफ लाल आकार है। आगे हम इसकी संरचना और इसकी क्रिया प्रणाली में जानेंगे किस प्रकार से जो वेना केवा से ब्लड आता है दूसरे ब्लड, और किस प्रकार से ब्लड यहाँ पर लंग्स की तरफ फेंका जाता है। लंग्स से जब प्यूरिफाइड ब्लड या डिटॉक्सिफाइड ब्लड आता है तो वो एरोटा के माध्यम किस प्रकार से यहाँ आलिंद में आके और वेंट्रिकल के माध्यम से फिर धीरे एरोटा से माध्यम से और पूरे शरीर में किस प्रकार से वह फैलाया जाता है, ये एक संरचना है। हृदय जो है इस प्रकार की इनवॉलंटरी का मसल्स है, जिसमें कभी कभी वॉलंटरी क्रिया भी हो सकती है, इसलिए इसको हम दोनों तरह से देखते हैं, परंतु इसको अलग ही रखा गया है। इसको हम कार्डिक मसल्स भी कहते हैं। ऊतक से निर्मित 4 कोष्ठमाला या खोखला अंग बक्स के भीतर ऊपर दूसरी परशुका और नीचे की ओर छठी परशुका के बीच में बाईं ओर स्थित है। उसके दोनों ओर दाहिने और बाईं ओर फुफ्फुस हैं। इसका आकार नीचे कुछ त्रिकोण के समान है। मुट्ठी के आकार में अगर हम इस प्रकार से मुट्ठी बांधें तो ये आकार कुछ ऐसा हार्ट का हमारा होता है। ये 4 कोष्ठों में या 4 भागों में विभक्त होता है, जैसा कि हमने ऊपर आपसे चर्चा की है। और एक बड़ा छिद्र जो है आलिंद और निलय के बीच है, जिस पर कपाटिका लगी हुई है, जिनको हम बॉल्ब्स कहते हैं, जो ब्लड के आने और जाने के लिए प्रेशर का काम करते हैं, जिससे कि हमारी ब्लड की संरचना, ब्लड का जो संवहन हो पाता है। हृदय जो है 4 कोष्ठों वाला एक खोखला अंग है जो बक्स के भीतर और ऊपर स्थित है।
ये हम पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। ये बात करते हैं हम अब इसमें बहिर्गत तंत्र की, कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं जो हैं वो रुधिर को केवल एक मार्ग से अग्रसर होने देती हैं, जो लौटने नहीं देती। वो जो बॉल्ब लगे हुए हैं कि ब्लड आया इस बॉल्ब से और बंद हो गया, तो अब ब्लड वापस नहीं जाएगा, आगे की ओर जाएगा। इनको हम कपाटिका कहते हैं। दाहिनी ओर की कपाटिका 3 कौड़ी के समान भागों में बनी है और त्रिबलन कपाटिका ट्राइस्कपट कहलाती हैं। बाईं ओर द्विबलन कपाटिका है और निलय की ओर पृष्ठ में है। इनमें बारीक रज्जू के समान तंतु लगे होते हैं, जिनके दूसरे सिरे निलय की दीवारों पर चिपके होते हैं। ये कंडीय रज्जू कहलाते हैं और अंकुरों को पैपलीय पेशी भी कहा जाता है। आलिंद के संकोच से निलय में रुधिर भर जाने पर जब वह संकुचित होता है तो रुधिर कपर्दों के भीतर पहुंचकर पीछे की ओर छिद्रों पर उठा देता है, जिससे उनके सिरे में आपस में मिलकर छिद्र के मार्ग को रोक लेते हैं और रुधिर आलिंद में नहीं लौट पाता और आगे की तरफ जाता है। पैपलीय पेशी भी संकुचित हो जाती है और कंडी रज्जु तन जाती है और कपाटिकाओं की कपर्द आलिंद में उलटने नहीं पाते। इस प्रकार से रुधिर जो है, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रुधिर महाशिराओं तक दाहिने आलिंद में आता है। वहाँ से हृदय संकुचन के समय निलय में आता है और निलय के संकुचित होने पर फुफ्फुसी धमनी में होता हुआ फुफ्फुस में चला जाता है। वहाँ से वह ऑक्सीजन लेकर रुधिर फिर 4 फुफ्फुसी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है और उससे संकुचन करने पर रुधिर बाएं निलय से निकल जाता है। बाएं निलय से संकुचित होने पर रुधिर महाधमनी से अग्रसर होता है और महाधमनी की जो शाखाएं हैं, जिनका नीचे उल्लेख किया जाएगा, शरीर में फैली हुई हैं। रुधिर इनके द्वारा अंगों में संचार करके केशिकाओं कैपिलरीज में होता हुआ और स्रावों द्वारा फिर हृदय से दाहिने भाग में लौट आता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम रुधिर परिसंचरण प्रक्रिया कहते हैं। धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाने वाली लचीली और नलिकाएँ या वाहिकाएँ हैं, जिनके द्वारा रुधिर सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। हृदय से निकलने वाली मुख्य महाधमनी है, जो वक्ष में से होती हुई उदर के अंत पर पहुंचकर 2 अंतिम शाखाओं में बढ़ जाती है। महाधमनी से शाखाएं निकलकर अंगों में चली जाती हैं। ज्यों-ज्यों शाखाएं निकलती जाती हैं, उनका आकार छोटा होता जाता है। ये छोटे आकार वाली धमनियाँ एट्रियोल्स कहलाती हैं। हृदय से निकलने वाली मुख्य धमनी जो है फुफ्फुसी, पल्मोनरी और महाधमनी। फुफ्फुसी महाधमनी दाहिने निलय से निकलने के पश्चात 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक फुफ्फुस में से एक शाखा में भीतर चली जाती है। इस धमनी का प्रयोजन ऑक्सीजन लेने के लिए रुधिर को फुफ्फुस में पहुंचाने का मूल रूप से होता है। हृदय के बाएं निलय से निकलकर पहले कुछ दाहिनी ओर, कुछ पीछे की ओर, पश्चात मुड़ती हुई बाईं की ओर चली जाती है, जहाँ चौथी बक्ष कशेरुका बाएं पार्श्व पर पहुंचकर वहाँ से सीधी नीचे की उतरती है, वहाँ बक्ष के अंत तक चली जाती है। इस प्रकार प्रारंभ में इसका जो मोड़ होता है वह महाधमनी चाप या एरोटिक आर्च कहलाता है। बक्ष के अंत पर मध्यच्छदा पेशी में से छिद्र द्वारा रक्त निकलकर सारे उदर को पार करती हुई चौथे कटी कशेरुक पर पहुँचती है, जो सामान्य फलक धमनियों में बटकर समाप्त हो जाती है। शाखाओं में देखें हम, बक्ष में हृदय धमनियाँ कोरोनरी आर्टरीज महाधमनी की ही प्रथम शाखाएं हैं, जो हृदय से महाधमनी के निकलने के स्थान पर दोनों ओर से निकलकर हृदय को एक घेरा सा बना देती हैं। उनकी शाखाएं सीधे नीचे जाकर हृदय पेशी में पोषण पहुंचाती हैं। यह कक्ष में पहुंचकर अधोजत्रों की बात करें, यह कक्ष में पहुंचकर कक्षीय और बाहुक धमनी बन जाती हैं। कोहनी के सामने पहुंचकर इसकी अंतः और बाही प्रकोष्ठक 2 शाखाएं हो जाती हैं, जिसमें निम्नलिखित शाखाएं आती हैं: कशेरुका, अवटुका मूल धमनी, अंतस्तनिका और ऊर्ध्व परशुका अंतरिका। कुक्षीय भाग में जब पहुंचती हैं तो वहाँ बंखीय त्रोसिक शाखाएं बाहु की पेशियों को असंतुंड बक्षीय अग्र परिवेष्टनी, पश्च परिवेष्टनी तथा अधो अंश फल की बक्ष भाग से ऊर्ध्व और अधोनितल तथा पेशीय और अस्थिपूर्ण शाखाओं तक की जाती हैं। अंतः प्रकोष्ठिका, जिसको हम अल्ना कहते हैं, यह कोहिनी कर्पूर एल्बो के पास के सामने से प्रारंभ होकर अग्र बाहु के भीतरी किनारों पर सीधी निचले हथेली तक जाती है और वहाँ अंगूठे की ओर मुड़कर
बाह्य प्रकोष्ठिका की शाखा से मिलकर उत्तल करतल चाप सरफेसियल पल्मर आर्च बना देती हैं, जिसमें कनिष्का, मध्यमा, अनामिका अंगुलियों के दोनों ओर तर्जनी के केवल भीतरी किनारे पर शाखाएं चली जाती हैं। अग्रबाहु से वह सब पेशियों को और अस्थि को पोषक शाखाएं देती हैं। कोहनी के पास जो उससे 2 आवर्तक शाखाएं निकलती हैं। इसके बाद हम रेडियल की बात करें तो अग्रबाहु के बाहरी किनारे पर सीधी नीचे मणिबंध पर पहुंचती हैं। पीछे की ओर वो घूम जाती हैं और पहली और दूसरी करतल शाखाओं के बीच में जाके मिलकर नितल और करतल में जाकर अंतःचाप एक चाप बना देती हैं, जिससे अंगूठे के दोनों ओर और तर्जनी के बाह्य पृष्ठ की शाखाएं जाती हैं। मणिबंध पर इससे 2 आवर्तक शाखाएं निकलती हैं जो अस्थियों की शाखाओं तक जाती हैं। इस प्रकार से हम देखें तो हमारे हृदय से निकलने वाली जो धमनियाँ और शाखाएं हैं ये पूरे शरीर में इसी प्रकार से फैल जाती हैं और वह शरीर का पोषण और वहाँ से अवशिष्ट पदार्थों को लाने ले जाने का काम करती हैं। शरीर में उत्तल और गंभीर सरफेशियल और डीप शाखाएं सिराएँ होती हैं। उत्तल सिराएँ चर्म के नीचे प्राय गंभीर प्रावरणी में स्थित होती हैं और लसिका बहिकाओं तथा अधिकतर धमनियों के साथ वो संयोजित होती हैं। अवतल सिराएँ जो हैं वो धमनियों के साथ ही रहती हैं और इस कारण से वे गहरी डीप कोश में जाके स्थित होती हैं। जो फुफ्फुसी सिराएँ हैं वो दाहिने फुफ्फुस से 3 और बाएं फुफ्फुस से 2 सिराएँ शुद्ध रुधिर को बाएं आलंद में लाने का काम करती हैं। दाहिने फुफ्फुस से आने वाली सिराएँ प्राय आपस में जुड़ जाती हैं और कभी कभी वो 3 जगह पर मिल जाती हैं। इस प्रकार से ये संरचना धमनी और सिराओं की है। फिर केशिकाओं की बात करते हैं तो केशिकाएं जो हैं वो भी एक जाल के समान धमनी और सिरा में आपस में फैली हुई हैं। बाहिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव केशिकाएं कहलाता है। धमनी और सिराओं के बीच में इनका एक बहुत बड़ा समूह स्थित होता है। केशिकाएं बहुत सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं जिनकी भित्तियां अंत में केवल एक छोटी कोशिका मोटी मात्रा में रह जाती हैं, जो रुधिर धमनी में आकर इन कोशिकाओं में प्रवाह होता है। उस समय रुधिर में उपस्थित पोषक अवयव और ऑक्सीजन सभी अंगों में उपस्थित होकर विस्तृत हो जाते हैं और फैल जाते हैं। हृदय के प्राकुंचन से बाएं निलय से निकलकर जब रुधिर महाधमनी में पहुंचता है तो वहां उससे धमनी की भित्तियों पर दबाव पड़ता है, वे दबती हैं और थोड़ी बाहर को फैल जाती हैं। जब रुधिर वहाँ से निकल जाता है और भित्तियाँ फिर सिकुड़ जाती हैं, फिर सिकुड़ जा सकती हैं, तो वहाँ पर एक स्थिति जो होती है उसको हम दबाव जो होता है, प्रेशर जो होता है उसको हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। महाधमनी में सबसे अधिक होता है। ज्यों-ज्यों उससे शाखाएं निकलती जाती हैं उनमें कम दबाव होता है। इससे हम लोअर ब्लड प्रेशर और हायर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जहाँ पर हम सिस्टोलिक और डिस्टोलिक की बात करते हैं। प्राय स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो है 120/80 का ब्लड प्रेशर एक आदर्श रक्तचाप माना गया है। 120 जो है वो ऊपर का है सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक है वो 80 एक आदर्श माना गया है। इस प्रकार से रक्ताभिसरण तंत्र के अंतर्गत जो हमारा हृदय है वह मुख्य भूमिका निभाता है। अगर रक्त हृदय के जो क्रिया है इसमें जो महाधमनी या महासराओं की बात है तो ये पूरे शरीर में व्याप्त हैं। यदि रक्त की ये प्रवाहिकाओं में, इन वाहिकाओं में कहीं कोई अवरोध हो जाए या कहीं कोई ऐसे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएं जिनको हम ब्लॉकेज कह देते हैं, तो इन वाहिनियों में जब ब्लॉकेज होते हैं तो उन अवरोध से वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। कई बार इतना बढ़ता है कि धमनियाँ या सिराएँ फट जाती हैं, या कई बार ये प्रेशर इतना होता है कि इस प्रेशर के कारण ब्रेन हेमरेज भी हो जाते हैं या पैरालिटिक अटैक जैसी संभावना होती है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो कार्डियक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको स्वास्थ्य रखने के लिए कहते हैं लोग पैदल चलना चाहिए, पंजों पर चलना चाहिए, कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ कार्डियक एक्सरसाइज हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, प्राणायाम हैं, कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं। इससे हम अपने हृदय और हृदय के संबंधित क्रियाओं को हम स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर को हम स्वस्थ बना रख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।